मैं नम आंखों से अपने सामने पड़ी अपने पति की मैयत को देख रही थी। ये मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं महज 26 साल की थी, पर मुझे जो दुख मिल गया था वह मेरी दुनिया उजाड़ चुकी थी। अचानक ही लोग मेरे पति की तरफ बढ़ने लगे थे, यानी यह लोग मेरे पति को कब्रिस्तान ले जाना चाहते थे। वो लोग जैसे ही उनके करीब आए, मैं तड़प उठी थी और उनके ताबूत को पकड़ते हुए बोली थी, अल्लाह के लिए रहम खाओ, मत लेकर जाओ, इनके बगैर मैं कैसे यह दुनिया जीऊँगी। अगर इन्हें लेकर जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ। मोहल्ले की औरतों ने ही मुझे संभाला था और मेरी आंखों के सामने ही मेरे शौहर को वह लोग ले जा चुके थे। मैं रोती रह गई थी। मेरी हिचकियाँ पूरा घर दहला चुकी थीं, मगर वह लोग नहीं रुके थे, और वैसे भी जाने वाला कब रुका करता है। 2 रोज़ तक मेहमान मेरे पास रुके थे। मुझे दिलासा दिया था। मेरी अम्मी हर पल मेरे साथ थीं। बस एक ही बात कहती थीं, पूजा, हौसला करो, तुम्हें ही हर चीज़ को संभालना होगा। मैं जानती हूँ बहुत छोटी उम्र में तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, मगर तुम्हें हौसले से काम लेना है। और मैं बिल्कुल खामोश बैठी रहती थी। अब भला मैं उन्हें क्या कहती? कोई मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। ये हादसा महज हादसा नहीं था। आपकी बेटी इस हादसे में ही मर चुकी है। 2 दिन बाद अम्मी ने बहुत ज़ोर दिया था कि तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ रहोगी, भाई बहन के बीच उठोगी बैठोगी, बातें करोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मगर मैं कुछ नहीं बोली थी। बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। बस खामोशी से बैठी रही थी। सब मेहमान चले गए थे। मेरे ससुर, सास और देवर ही घर में मौजूद थे और मैं अपने कमरे में बुत की मानिंद बैठी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थीं। वह भी बहुत उजड़े हुलिये में थीं। उनको देखकर भी एक पल के लिए मेरा दिल दर्द से फटने के करीब आ गया था। यह वही औरत थी जो हर पल सजी संवरी रहती थी। आज उनको इतना उदास देख मैं तकलीफ़ से रो पड़ी थी। वह मेरे पास बैठ गई थीं। यकीनन वह मेरा गम हल्का करने आई थीं। हम दोनों के दरमियान रिवायती सास बहू जैसा कोई रिश्ता नहीं था। वह मुझे अपनी बेटी कहती थीं और मैं सच्चे दिल से उन्हें माँ बुलाती थी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पूजा, अपने आप को संभालो। अगर इस तरह ही बैठी रहोगी तो दुनिया क्या कहेगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना होगा। मैं ऐसी सास बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हें दूसरी शादी से रोके। तुम्हारा यह हक है। मैं उन्हें हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी कि वह मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मैं अजय से कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए जान देती हूँ। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था और मेरा सर सहलाते हुए बोली थीं, यह फ़ैसला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपना दिमाग बनाओ। यह फ़ैसला तुम्हें लेना होगा। ये कहते ही वह कमरे से चली गई थीं। मेरे शौहर को इस दुनिया से गए महज 2 दिन हुए थे और यह लोग मेरी शादी की बातें कर रहे थे। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान सिर पर गिर चुका हो। क्या इन लोगों को मालूम नहीं था मैं और अजय एक दूसरे के लिए कैसे अहमियत रखते थे। मेरी आंखों के सामने माँ जी का पल लहराने लगे थे। मैं अजय के कंधे पर अपना सिर रखे सूरज डूबता हुआ देख रही थी। यह बहुत हसीन मंजर था जो हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। मैंने अजय की जानिब देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। वह चमकती हुई आंखों से सूरज देख रहा था। मैं दिल ही दिल मुस्कुराई थी। यह शख्स ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरफ से ही बहुत खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने अजय को बहुत हसीन पैदा किया था और यह उसकी शख्सियत देखकर ही मालूम हो जाता था। मैं बेखुदी के आलम में उसका गाल छूते हुए बोली थी, मैं जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरे लिए तुम कोई फरिश्ता बनकर आए हो अजय। मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बग़ैर सांस लेना भी मेरे लिए अजाब है। जबकि अजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला था, बिल्कुल मेरी तरह मैं भी यही सोचता हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं क्या करता। तुम मेरी ज़िंदगी की शहज़ादी हो जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला
हम दोनों को हमेशा एक साथ और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। ये कहते ही उसने मेरा सर अपने सीने पर रख लिया था और हम दोनों सूरज का नज़ारा देख रहे थे। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। वह रात बहुत अजीब थी। साहिल समुंदर के बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ जाकर हमने कैंडल लाइट डिनर किया था। मैं आज बहुत खुश थी और बार बार अजय से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और यही हाल उसका था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे जैसे चाँद और सूरज हों, सुबह और शाम हों, अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। वह मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोला था, तुम क्यों आज इतना उदास हो रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूँ। अभी हम दोनों घर जाएंगे और फिर बातें करेंगे। तुम क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो? शायद वह मेरी कैफियत समझ गया था। मैंने सर नफ़ी में हिलाया था और धीमे लहजे में बोली थी, अजय, तुम्हें पता है बाबा मेरे लिए एक लड़का देख रहे हैं। उनका कहना है कि वह लड़का बहुत अच्छा है और वह। मैं मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही उसने हाथ मारकर पूरी टेबल को तहस नहस कर दिया था। मेरी जान लबों पर आ गई थी। वह मेरी जानिब देखते हुए गुस्से से बोला, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे हासिल नहीं हुई। तुम्हारे बाबा या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं बता रहा हूँ। मैं अजय की बातें सुनकर सहम गई थी। मैं उसे संभालना चाहती थी, लेकिन वह आपे से बाहर हो गया था और मुझे गुस्से से लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसका इतना हार्ड रिएक्शन देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हो गया अजय? इस तरह क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मेरी बात तो सुनो। जबकि वह इतनी रश ड्राइविंग करता हुआ सीधा मेरे घर आया था कि मैं बता नहीं सकती। मेरी जान हवा हो गई थी। वह फ़ौरन गाड़ी से निकला था और मुझे थामते हुए घर की तरफ बढ़ा था, जबकि मैं उसका हाथ पकड़ चुकी थी और मिन्नत करते हुए बोली थी, नहीं, तुम घर नहीं जाओगे, वापस जाओ। मैं बाबा से बात करूँगी, हमारा रिश्ता होगा, तुम इस तरह मत सोचो। जबकि वह तो ध्यान ही नहीं देना चाहता था। वह सीधा मुझे घर के अंदर लाया था और मेरे बाबा के कमरे की तरफ बढ़ा था। मेरे दिल की धड़कन मंशर हो रही थी, हाथों में पसीना उतर आया था। मुझे लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अजय मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था और मुझे मालूम था मेरे बाबा किस तबीयत के इंसान थे। वह बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे बाबा जो अपने काम में मशगूल थे, एक अजनबी लड़के को मेरे साथ और वह भी अपने कमरे में देख हैरान हो गए थे और अपनी जगह से खड़े होते हुए घबराकर बोले, कौन हो तुम और यह सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? जबकि अजय गुस्से से बोला था, यह लड़की सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। मैं जान दे दूंगा, लेकिन पूजा से कभी दूर नहीं होगा। और जिस लड़के को आप मेरी पूजा के लिए देख रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में यह बात बिठा लें, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, मगर इससे दस्तबरदार नहीं होगा। यह कहते ही वह घर से चला गया था, जबकि मैं ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मेरा वजूद झलझलों की जद में आ चुका था। बाबा कुछ पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाए थे, क्योंकि यह सब कुछ उनके लिए बहुत हैरान कुन था। थोड़ी देर बाद मेरी जानिब देखते हुए तहम्मुल से भरपूर लहजे में बोले, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? मैं तो समझी थी कि यकीनन मुझे थप्पड़ पड़ेगा या फिर बाबा बहुत गुस्सा करेंगे, मुझसे मोबाइल छीन लेंगे, मुझसे आज़ादी छीन लेंगे और मुझे कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन उनके सवाल पर मैं चौंक गई थी और उन्हें परेशान निगाहों से देखने लगी थी। मैं कुछ ना बोली तो वह एक बार फिर बोले थे, पूजा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? मेरा दिल डूब रहा था। क्या मुझे हाँ बोल देनी चाहिए थी? अगर मैं हाँ कहती तो हो सकता था कि आज बात बन जाए, लेकिन अगर मैं बुज़दिली का मुज़ाहिरा करती तो कभी भी मैं और अजय एक नहीं हो पाते। मैंने डरे सहमे लहजे में बाबा की तरफ देखा था और सर असबात में हिला दिया था। मेरे यह करने की देर थी कि बाबा महज इतना ही बोले थे, अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ कहना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि मैं अजय को कितना चाहती हूँ। उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन अमल है, मगर उन्होंने मेरी कोई दूसरी बात नहीं सुनी थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे बाबा मेरे बारे में क्या सोच चुके हैं। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था और 2 दिन बाद मैं हैरान रह गई थी
जब मेरी अम्मा मेरे कमरे में आई थीं और मुझे हुक्मियाँ बोली थीं, तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, फ़ौरन से अपना गुलाबी वाला लिबास पहनकर तैयार हो जाना और मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन सी बैठी थी। उन्हें भी सब मालूम हो गया था, तो फिर वह इस तरह की बात क्यों कर रही थीं? मैं फ़ौरन उनके पीछे लगी थी और उनसे बोली थी, मर जाऊंगी लेकिन अजय के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी, यह बात आप जहन नशीन कर लें। जबकि मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली थीं, तो आप भी बेटा इस बात को जहन नशीन कर लें कि हम आपसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। वह यह बोलकर किचन में चली गई थी और मैं खाली हाथ रह गई थी। अगर मैं अजय से कोई राब्ता करती तो मेरे माँ बाप हाथ से जाते, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपने अजय को चुनती तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती। फ़िलहाल के लिए मैं खामोश हो गई थी। जो हो रहा था उसको होने दिया था। खामोशी से अम्मी के कहने पर मैंने गुलाबी रंग का लिबास पहन लिया था और हल्के फुल्के मेकअप में तैयार हो गई थी। शाम होते ही मेहमान आ गए थे, मगर मैंने कमरे के बाहर भी कदम नहीं रखा था। मेरी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। जो मैं कर रही थी वह मेरी नज़र में गुनाह था, मगर मैं मजबूर हो गई थी। एक लड़की की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मैं जो सबसे कहती थी कि मेरे माँ बाप मेरी शादी मेरी पसंद से करवाएंगे, मैं और अजय हमेशा एक साथ रहेंगे, वे तमाम ख्वाब टूट गए थे और आज अजय की जगह कोई और आ गया था। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी आई थीं और मुझे बाहर आने की तलकीन की थी, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन्न थी। मेरे पास कहने को कोई जवाब नहीं था। मैं उन्हें मना करना चाहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मगर ऐसा लगता था जैसे मेरे लब किसी ने सी दिए हों। मैं जब कुछ ना बोली तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा था और मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, भरोसा रखो, तुम्हारा मान नहीं टूटेगा। उनके लहजे में कुछ था। मैंने जब उनकी जानिब देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। उनके मुस्कुराने की वजह मैं नहीं जानती थी। हालांकि 2 दिन से ना उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात की थी और ना ही मेरी जानिब देखा था। सुबह भी वह बहुत गुस्सा कर रही थी, तो फिर अभी क्यों मुस्कुरा रही थी? यह सोच ही मेरे रोंगटे खड़े कर चुकी थी। वह मुझे बाहर लेकर आई थीं और जैसे ही मैंने नज़र उठाकर मेहमानों की तरफ देखा तो मेरा पूरा वजूद झलझलों की जद में आ गया था। यह कैसे हुआ था मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि अजय और उसकी फैमिली थी। क्या बाबा को अजय पसंद आ गया था? क्या मेरे घर वाले रिश्ते के लिए राजी हो गए थे? यह सोचकर ही मैं खुशी से झूम उठी थी। खामोशी से जाकर बाबा के बराबर में बैठ गई थी। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। सभी खुश थे और मैं हैरान थी कि यह कैसे हो गया। फिर मुझे मालूम हुआ था बाबा और अजय के वालिद बेहतरीन दोस्त थे। उस दिन अजय को मेरे साथ देखते ही बाबा उसको पहचान गए थे और उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। यहाँ मेरी भी मर्जी शामिल थी और अजय भी राजी था। जैसे ही अजय मेरे बराबर में बैठा था, अचानक ही मुझे एकदम अपने जिस्म पर किसी की निगाहें महसूस हुई थीं। अजय तो मेरे पास था, तो फिर कौन मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था? मैंने चारों जानिब एक निगाह घुमाई थी, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था। अजय ने सबकी मौजूदगी में ही मुस्कुराते हुए मेरी उंगली में अंगूठी डाली थी और सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। देखो, आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी अजय के साथ हो गई थी। मेरा वेलकम अजय की फैमिली ने बहुत बेहतरीन अंदाज में किया था। ढोल नगाड़े बजाए गए थे, आतिशबाजी की गई थी। मैं तो यह सब देखकर ही हैरान रह गई थी। मैं अजय के हमराह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों ने हर वो खुशी हासिल कर ली थी जिसके हम ख्वाब सजाते थे। कहते हैं ना, जब मर्द को अपनी पसंदीदा औरत मिल जाती है तो वह उसको भी रौंद देता है, लेकिन मेरे अजय ने इस कहावत को बदल दिया था। उसको उसकी पसंदीदा औरत भी नसीब हुई थी और उसने मुझे वह हक भी दिया था। वक्त मज़ीद तेज़ी से गुजरा था और हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। आज संडे का दिन था। मैं और अजय बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे जब अचानक ही अजय के भाई विष्णु ने उसे पीछे से पुकारा था। हम दोनों बेसाख्ता मुड़े थे तो अजय की जानिब देखते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों?
मैंने आईब्रो उचका ली थी। वह क्यों सवाल कर रहा था? आज से पहले तो उसने कभी हम दोनों मियाँ बीवी से यह नहीं पूछा था। अजय बोला था, दादाजी हो जो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन दोनों भाइयों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब उसकी अम्मी ने रस्म करने के लिए बोला था और उसका भाई खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसका कहना था कि वह किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। वजह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दरमियान नफ़रत थी, जबकि अजय भी बोला था, हाँ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मेरी बीवी ऐसे ही खुश है। जबकि मैं अजय को खामोश रहने का इशारा कर रही थी, वह फजूल बोल रहा था। उसके बाद विष्णु कंधे उचकाए था और चला गया था। उसने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं हैरान थी, लेकिन खामोश रही थी। अजय भी उसे नज़रअंदाज किए मेरे साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया था। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ज़्यादातर बातें तो हम अपनी आंखों से ही कर लेते थे। आज हम दोनों का इरादा किसी पार्क में जाने का था, ताकि हम दोनों सुकून से कोने में बैठ जाएं और बातें करें। लेकिन अचानक ही अजय कहने लगा, नहीं यार, हम आइसक्रीम खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैं फ़ौरन ही राज़ी हो गई थी, मगर आधे रास्ते में ही अजय को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फ़ेल हैं। बातों के दरमियान ही उसने गाड़ी का रुख पेड़ की जानिब किया था और बिना सोचे समझे मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया था, जबकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए पेड़ से टकराई थी और अजय स्टीयरिंग व्हील से बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसी पल उसकी सांसें थम गई थीं। गाड़ी का हश्र नाश हो चुका था, यहाँ तक कि गाड़ी में आग लग गई थी। लोगों ने बहुत मुश्किल से अजय को बाहर निकाला था और हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम हुआ था कि उसकी डेथ जगह ए वारदात पर ही हो गई थी। और आज मेरी सास ने जो बात कही थी, वह मुझे मज़ीद तकलीफ़ से दो चार कर चुकी थी। लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में ख़याल आया था, अजय की गाड़ी के ब्रेक्स किसने फ़ेल किए हैं और वह कैसे हुए। यकदम मेरी आंखों के सामने वही मंजर दोबारा लहराने लगा था जब हमें विष्णु ने पुकारा था। क्या उसने? यह सोच ही मेरी जान निकाल रही थी। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, नफ़रत एक तरफ, अपने भाई के साथ यह नहीं कर सकता। मैं फ़ौरन बोली थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि जो मैं सोच रही थी शायद वही हकीकत थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई थी और विष्णु के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी। जो सवाल मेरे दिमाग में आया था, क्या वह हकीकत था या फिर एक ख्वाब? जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मेरी निगाह विष्णु पर गई थी, जो खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी खामोशी में कुछ था जो मुझे महसूस हुआ था। मैं कमरे में दाखिल होते ही विष्णु की जानिब देखते हुए बोली थी, आखिर तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने अपने ही भाई को मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उसे तैश दिलाकर सच निकलवाना चाहती थी। वह जो गुमसुम बैठा हुआ था, मुझे देखते हुए एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका घबराना ही इस बात की गवाही था कि दाल में कुछ काला है। वह मुझे देखते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? जबकि मैं उसके रूबरू आई थी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, दिमाग दुरुस्त है। उस दिन तुमने ही हमें पीछे से रोका था। शायद तुम यही बोलना चाहते थे कि मैं तुम दोनों को मारने की तैयारी कर चुका हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारी नफ़रत ने तुम्हारे ही भाई को ख़त्म कर दिया और मैं ज़िंदा हूँ। अचानक ही विष्णु का दिमाग घूम गया था। वह मुझे अजियत देने के लिए मेरे करीब बढ़ा था और मेरी तरफ देखते हुए बोला था, फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर मैं जान गई थी कि असली कातिल कौन था, क्योंकि हसद, जलन एक ऐसी जंग होती है जिसमें इंसान अपना आपा खो देता है। इसीलिए विष्णु अपने भाई का कातिल कर सकता था। मैं मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही उसने मेरा बाजू अपनी एहनी गिरफ्त में थामा था और मुझे देखते हुए बोला था, अगर तुम खामोश नहीं हुई तो आज की रात तुम्हारे लिए बदतरीन रात बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ अपने मरे हुए भाई की वजह से तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, वरना अभी के अभी तुम्हें यूं मसल सकता हूँ। जबकि मैं उसके मुकाबिल आते हुए बोली थी, तुम मुझे मसलो, मैं भी तो देखूं तुम में कितनी जान है।
तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई का कत्ल करते हुए? तुम कातिल हो और देखना मैं कोर्ट तक जाऊंगी और तुम्हारी मौत वाक़या करवाऊंगी। जिस तरह मेरा शौहर मरा है तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन अचानक ही उसने मुझे थाम लिया था, ज़बरदस्ती बिस्तर पर फेंक कर बोला था, शायद तुम्हें इज्जत की ज़ुबान समझ नहीं आती, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि असली कातिल कौन है। यह कहते ही वो मुझ पर चढ़ दौड़ा था। उसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ टच हो रहा था, वह अपनी हदें पार करता जा रहा था। उसे यह तक ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं उसके भाई की बेवा हूँ, कुछ तो रहम खाए, लेकिन वह बस अपनी हसरत पूरी कर रहा था। उसने चंद पल में ही मुझे निढाल कर दिया था। मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर वह अपनी हर कायराना हरकत कर चुका था। उस रात उसने महज मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह को भी जख्मी किया था, क्योंकि मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाकर उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि उसने नफ़रत में आकर उस दिन गाड़ी के ब्रेक फ़ेल किए थे। और यह सब भी मेरे लिए ही किया गया था, क्योंकि जब विष्णु ने उस दिन रिश्ते वाले रोज़ मुझे देखा था तो पल ही पल में मुझ पर दिल हार बैठा था। बहुत ही चालाकी के साथ उसने अपनी माँ से यह बातें कही थीं कि भाभी को दूसरी शादी के लिए तैयार करो और मैं यह शादी करूँगा, मैं उनको अपनी दुल्हन बनाऊँगा। जबकि मेरी सास अपने बेटे की कुर्बानी पर पागल हो गई थी, लेकिन मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई थी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस घटिया शख्स को अपनाऊंगी नहीं, और मैंने ऐसा ही किया था। अगले रोज़ ही मैं अपने घर चली गई थी। उसकी माँ मुझे रोकती रह गई थी, लेकिन मैं नहीं रुकी थी। घर जाते ही मैंने अपने बाप को तमाम हादसे से आगाह कर दिया था और बाबा की मदद से मैंने उस पर केस किया था। उसने मेरे अजय को ख़त्म किया था और मैंने सोच लिया था कि मैं इस आदमी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। पर जब यह बात मेरी सास को मालूम हुई तो वह रोते हुए मेरे घर आई थी। मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और दूसरा खोने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए यह केस वापस ले लो। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर इस औरत को मैंने सच्चे दिल से माँ कहा था। अजय अपनी माँ पर जान देता था। अगर मैं इनकी बात की नफ़ी करती तो यकीनन मेरे अजय की रूह को तकलीफ़ होनी थी, लेकिन मैंने विष्णु को 10 साल कैद करवाई थी, क्योंकि उसने मेरा रेप किया था और उसके लिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था। बाबा और मम्मी ने बहुत ज़ोर दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मैं इस बात पर पक्की थी, क्योंकि मेरे अजय कहते थे कि मैं उनकी हूँ और हमेशा उनकी रहूँगी। और फिर मेरे पेट में पलने वाली मेरे अजय की निशानी मेरे पास थी तो भला मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे के हमराह ज़िंदगी गुजार लूँगी, और मैंने ऐसा ही किया था। 9 महीने बाद अल्लाह ताला ने मुझे चाँद से बेटे से नवाजा था, और एहतियातन मैंने एक बार अपने बेटे का DNA भी करवाया था, ताकि मालूम हो जाए कि मेरा बेटा अजय का है या फिर विष्णु का। मगर अल्लाह का शुक्र था कि मेरा बेटा अजय का ही था। मुझे सुकून हो गया था। मैं अब अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोग कहते हैं कि तुम शादी कर लो, बच्चे के सर पर बाप का साया आ जाएगा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं ही अपने बेटे का बाप थी और मैं ही अपने बेटे की माँ थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।